हूँ और प्रारंभ मैं धन्वंतरि वंदना से करना चाहूंगा। तो धन्वंतरि वंदना की 2 पंक्तियां इस तरह से हैं। जय जय हे धन्वंतरि भगवन, तव चरणं प्रणमाण। देव धनुज नर वंदित गदहर, शरणम तव श्रयाम। जय जय हे धन्वंतरि भगवन, तव चरणं प्रणमाम। मथित पयोनिधि मध्य समुद्भव, पाणौ अमृत धारिन्। सुख दो वर दो धन दो भवता, भय तारिन्। दीयतामहि लोकेभ्य सुतरां स्वास्थ्यचयं शूललाम। जय जय हे धन्वंतरि भगवन, तव चरणौ प्रणमाम। सभी को सादर वंदे। सभी का आज के एक व्याख्यान माला में सभी का स्वागत है। तो मैं सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेके प्रारंभ करना चाहूंगा। क्या मैं प्रारंभ करूं अध्यक्ष महोदय? हाँ जी राजीव जी। हाँ, तो मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रोफेसर बालकृष्ण पवार बॉस, जो मेरे अग्रज भ्राता तुल्य हैं, आपके ही निर्देशों में मैंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। आप मेरे एनआईए में सीनियर के रूप में रहे हैं और आपके ही मार्गदर्शनों में आज सारा जो भी इनके जूनियर रहे हैं वह चले हैं। आप शारीरिक क्रिया विभाग गुरुकुल कैंपस हरिद्वार उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में क्रिया शरीर विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आपने अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ाई राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से की है। आपके गाइड माननीय प्रोफेसर महेंद्र जी मीणा सर रहे हैं। आपके द्वारा अभी तक कुल 25 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। आपके द्वारा 7 बुक्स का लेखन हुआ है और आपने अब तक कुल सेमिनार और वर्कशॉप 45 किए हैं, अटेंड किए हैं। तो जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, आपका नाम बालकृष्ण है और कृष्ण हमारे जो प्रिंसिपल्स फॉर्म ऑफ गॉड रहे हैं, विच ओरिजिनेट द अदर गॉड, जिन्होंने अदर गॉड्स को प्रोड्यूस किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर बालकृष्ण पवार बॉस को आमंत्रित करता हूं। आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार। मैं सभी का विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान शाखा का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में ये अवसर प्रदान किया है। संकल्प 2021 जो कि बीएमएस प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अध्ययन के लिए इस पेंडेमिक के समय बहुत ही सराहनीय कार्य जो विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए पूरी टीम, राजस्थान इकाई, भारतीय इकाई सभी बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में मैं प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए क्रिया शारीर विषय फिजियोलॉजी के मेरे को 2 टॉपिक्स मिले हैं, उनको मैं 2 पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज हमारा पार्ट फर्स्ट भाग ए आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण करने का मैं प्रयास करूंगा और यदि पीपीटी में कुछ टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हो, क्योंकि कुछ जल्दी में बनाई गई थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इसी के साथ आपके क्रिया शारीर के बीएमएस के स्टूडेंट्स को मैं
कहना चाहता हूं कि क्रिया शारीर के उनके 2 पेपर होते हैं सिलेबस के अनुसार। प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर, 2 पेपर, दोनों पेपर थ्योरेटिकल होते हैं। 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं और 100 नंबर का उनका प्रैक्टिकल होता है। प्रथम पेपर में 50 नंबर उनके आयुर्वेदीय फिजियोलॉजी है और 50 नंबर के उनके आधुनिक या मॉडर्न फिजियोलॉजी है। ऐसे ही द्वितीय प्रश्न पत्र में उनके 50 नंबर की आयुर्वेदीय फिजियोलॉजी है और 50 नंबर के उनके आधुनिक फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे जो दिया गया है टॉपिक, वो द्वितीय प्रश्न पत्र का पार्ट बी दिया गया है और उस पार्ट बी में भी सिलेबस के अनुसार, क्योंकि अधिकतर बीएमएस के फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, उनको आयुर्वेद में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से पेपर को लिखना है, मैं उसी सरल भाषा में उनको उनके समक्ष ये चीजें प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो पहला टॉपिक इन्होंने मुझे दिया है, वो दिया है हीमोपोइटिक सिस्टम, रक्त से संबंधित सिस्टम, जिसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं। उन पर हम आधे टॉपिक पर आज बात करेंगे और नेक्स्ट मेरा जब प्रेजेंटेशन होगा तो आज अगले प्रेजेंटेशन में आधे टॉपिक्स पे तब बात करेंगे। तो राजीव जी, फर्स्ट स्लाइड आप शो कर देंगे? हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी सर। हीमोपोइटिक सिस्टम के बाद में आप दूसरी स्लाइड है। एक्चुअल में हीमोपोइटिक सिस्टम के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कंपोजिशन, मतलब संगठन, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं का। ये हीमोपोइटिक सिस्टम आप स्लाइड पे, आप अपनी स्लाइड पे देख रहे होंगे। इसके बाद में दूसरी स्लाइड शो कीजिए राजीव जी। जी सर। इसमें पूरा सिलेबस मैंने प्रेजेंट करने की सेकंड थर्ड किए, सेकंड कीजिए राजीव जी। हाँ, सेकंड यस न, हाँ सेकंड यही है सर, सिलेबस फर्स्ट के। ओके ओके ओके, सिलेबस। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को एग्जाम के हिसाब से उनकी प्रिपरेशन हो, उनकी तैयारी हो। इस पेंडेमिक में ऑनलाइन उनकी कक्षाएं भी चल रही होगी, तो उनको उनका अध्ययन पूर्णतः सिलेबस के अनुसार हो, ये मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हीमोपोइटिक सिस्टम में पहले कंपोजिशन है। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो हिंदी में भी आ सकते हैं और इंग्लिश में भी आ सकते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अर्थात रक्त का संगठन, रक्त के कार्य, रक्त के कार्य अर्थात ब्लड फंक्शंस और रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। इसके बाद में इसमें शामिल किया गया है हीमोपोइसिस, अर्थात रक्त में हीमोपोइसिस के अंतर्गत 3 चीजें आती है, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस, अर्थात स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके बाद में आपके सिलेबस का टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बोन मेरो, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है हीमोस्टेसिस, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, जिसके अंतर्गत हम सीटीबीटी का भी ज्ञान करते हैं। और हिंदी में आप इसको कह सकते हैं, जो आप पढ़ के आए हुए हैं, कि किस प्रक्रिया के द्वारा रक्त का थक्का बनता है, अर्थात रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया, रक्त को रोकने की प्रक्रिया, किस किस तरीके से मैकेनिज्म घटित होता है, वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद आता है एंटीकोगुलेंट्स। कुछ नेचुरल कोगुलेंट्स हैं, रक्त स्कंदन रोधी कारक, जो शरीर में होते हैं, और कुछ बनाए हुए आर्टिफिशियल बाहर से भी हम जब लैब में कोई टेस्ट करते हैं या आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे कि ईडीटी वगैरह है, साइट्रेट वगैरह है, ये है। तो ये भी आपके टॉपिक में, इन पे हम वार्ता करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग का ज्ञान, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इंट्रोडक्शन टू एनीमिया एंड जॉन्डिस। अब इंट्रोडक्शन टू एनीमिया एंड जॉन्डिस, आयुर्वेद में एनीमिया को पांडु कहते हैं और जॉन्डिस को कामला कहते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपके सिलेबस के टॉपिक हैं। इन टॉपिक
ये आपका पहला टॉपिक है, आप सिलेबस में इसको देख सकते हैं। क्लास के बाद में आप इसका अध्ययन करेंगे कि किस किस टॉपिक पे सर ने बात की थी। ये 1 नंबर पे इस तरीके का पूरा हीमोपोइटिक सिस्टम है। अब हम हीमोपोइटिक की बात करते हैं। राजीव जी नेक्स्ट स्लाइड। जी सर। हीमोपोइटिक का मतलब है पर्टेनिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स, अर्थात ब्लड और ब्लड कोशिकाओं के बारे में, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में ज्ञान करना। इसी के साथ साथ एक शब्द और आता है जो भी इसी के साथ साथ है, हीमेटोपोइटिक सिस्टम, अर्थात इस रक्त को बनाने में कौन कौन से आपके टिश्यूज ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। वो हीमेटोपोइटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज, primarily the bone marrow, spleen, tonsils and lymph node involved in the production of blood. Blood is composed of liquid components of plasma and solid components, which are mainly erythrocyte, leukocyte and thrombocyte, अर्थात formed elements और प्लाज्मा, ये 2 भागों में रक्त रहता है। अब इस तरीके से हम इसकी परिभाषा हमने इसकी जानी। इसके बाद में हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट आ जाता है ब्लड, अर्थात ब्लड के कंपोजिशन, संगठन और रक्त के कार्य। तो हम शुरू से बात करते हैं कि रक्त क्या है। एक्चुअल में रक्त द्रव रूप में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह ऑक्सीजन को एल्वोलाई से टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से एल्वोलाई तक पहुंचाने के कारण इसके 3 नाम दिए गए हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ। एल्वोलाई तक पहुंचाने के कारण इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है। पोषक तत्वों को पाचन संस्थान तक तथा हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों से ऊतकों तक पहुंचाने के कारण इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के कारण तथा अनावश्यक जो अनवांटेड और वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी तक ले जाने के कारण इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड में 2 तरीके से हम बातें करते हैं कि इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। 55% उसमें प्लाज्मा होता है और 45% उसमें सेल्स होती है। उसकी बात करने से पहले हम रक्त का एक सामान्य सी बात करते हैं कि कलर, ये एक जो इसका रंग है या कलर है, धमनी में रक्त ऑक्सीजन O2 के कारण स्कारलेट रेड होता है और सिराओं में रक्त का जो रंग है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्पल रेड होता है, अर्थात बैंगनी कलर का होता है। अर्थात ब्लड इज रेड इन कलर, आर्टेरियल ब्लड इज स्कारलेट रेड बिकॉज इट contains more oxygen and venous blood is purple red because of more carbon dioxide। और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम या आयतन होता है, शरीर के भाग का 8% रक्त रहता है, अर्थात 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति में लगभग 5.5 लीटर के करीब रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा रक्त कम रहता है और न्यूबॉर्न में रक्त का आयतन 450 मिलीलीटर के करीब होता है। तो इस तरीके से हम उसके वॉल्यूम को या आयतन की बात करते हैं। ये एक सामान्य परिचय उसका हम देंगे। उसके बाद में रासायनिक क्रिया की रिएक्शन क्या है। रक्त क्षारीय होता है, सामान्यतः इसका पीएच 7.4 होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, संपूर्ण होल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.052 टू 1.061 होती है और रक्त केशिकाओं में या रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.092 से 1.101 होती है और प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.022 टू 1.026 होती है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है, सांद्रता, यह रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मा प्रोटीन के कारण जल से 5 गुना गाढ़ा होता है। अब हम बात करते हैं, ये हमने एक सामान्य बात की प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, कलर,
वॉल्यूम, रिएक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी। ये आपको प्रेजेंट करना है, याद करना है। इसके अलावा सांद्रता की बात होगी। अब हम बात करते हैं रक्त का संगठन, जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। संपूर्ण रक्त को दो भागों में विभाजित करते हैं, प्लाज्मा और फ्लूइड एलिमेंट अर्थात ब्लड सेल्स। अब बात की थी हमने कि सारे शरीर का 8% रक्त होता है और 92% 92% दूसरे तत्व और ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स मौजूद होती है। रक्त प्लाज्मा 55% होता है। ठीक है, इस तरीके से हम रक्त कोशिकाएं 45% होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा जो 55% है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम। एक टेस्ट ट्यूब में हम 100 ml तक की मार्किंग होती है, उसको विंट्रोप ट्यूब कहते हैं। उस विंट्रोप ट्यूब में हम 100 मार्किंग तक ब्लड लेते हैं, उसको सेटल डाउन होने देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके वो सेटल डाउन हो जाता है। ऊपर जो क्लियर लेयर होती है वो 55% के करीब वॉल्यूम शो करती है और नीचे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45 शो करते हैं। इससे पता चलता है कि इसमें प्लाज्मा का लेवल 55% है और सेल्स का रेशियो 45% है। इसको करने के तरीके को पीसीवी कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, लोहित कोशिका माप दर, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन 7.5% होता है, 91% होता है, अन्य सब्सटेंसेज 1.5% होते हैं। प्रोटीन में आपको पता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और अन्य होते हैं। एल्बुमिन 54% होता है, ग्लोबुलिन 38% होता है, फाइब्रिनोजन 7% होता है। अन्य में इलेक्ट्रोलाइट्स, पोषक तत्व, गैस, रेगुलेटरी, विटामिन और अन्य वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। रक्त कोशिकाओं में लाल कोशिकाएं, जिनको कि हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी 45 लाख से 55 लाख के करीब होती हैं। श्वेत कणिकाएं 4000 से 11000 के करीब होती है, जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। उनको उससे पहले हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ग्रेनुलर और एग्रेनुलर, कणिका वाली और कणिका विरहित, जिसमें ग्रेनुअल्स होते हैं और जिसमें ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं। इस तरीके से एक सामान्य, हम अभी कंपोजिशन की बात करें, डिटेल से हम आगे भी इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इस तरीके से हम रक्त के संगठन को बता सकते हैं, रक्त के कंपोजिशन को इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्लाज्मा। तो प्लाज्मा is a straw-colored clear liquid part of blood. It contains 91 to 92% of water and 8 to 9% of solid. The solids are the organic and the inorganic substances. अब इसी के साथ एक वर्ड और आता है, सीरम। नेक्स्ट, सीरम। ये सीरम वर्ड आता है। सीरम इज द क्लियर straw-colored fluid that is left after blood has clotted. When the blood is shed or collected in a container, it clots. In this process, the fibrinogen is converted into fibrin and the blood cells are trapped in this fibrin, forming the blood clots. After about 45 minutes, a straw-colored serum oozes out of the blood clot. Serum is separated from blood cells and clotting elements by centrifuging. इस तरीके से जो सीरम है वो प्लाज्मा का ही अंश है। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन सीरम कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फंक्शन। अब कंपोजिशन आ गया आपके 2 नंबर का, 5 नंबर का रक्त का संगठन, ब्लड कंपोजिशन आ सकता है। उसके बाद में आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। अब हम रक्त के कार्यों की बात करते हैं तो रक्त के जो कार्य हैं वो कार्य हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स
derived from digested food are absorbed from gastrointestinal tract and carried by the blood to different part of the body for growth and production of energy. इस तरीके का काम ये करता है, इसलिए रक्त का जो पहला कार्य बताया गया है वो न्यूट्रिएंट फंक्शन है। दूसरा है रेस्पिरेटरी फंक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज डन बाय द ब्लड। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई of lungs to different tissues and carbon dioxide from tissues to alveoli. Third इसका function है excretory function. Waste products formed in the tissues during various metabolic activities are removed by blood and carried to excretory organs like kidney, skin, liver आदि for excretion. Transport of hormone and enzymes. Hormones which are secreted by ductless endocrine glands are released directly into the blood. The blood transport these hormones to their target organs, tissues. Blood also transport enzyme. इस तरीके से nutrition function, respiratory function, excretory function, transport of hormones and enzyme. अब आता है 5th नंबर पर regulation of water balance. Water content of the blood is freely interchangeable with interstitial fluid. This help in the regulation of water content of the body. शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखना. Regulation of acid base balance. अम्ल क्षार संतुलन शरीर में बनाए रखना. The plasma protein and hemoglobin act as buffers and help in regulation of acid base balance. Regulation of body temperature. Because of the high specific heat of blood, it is responsible for maintaining the thermoregulatory mechanism in the body, that is the balance between heat loss and heat gain in the body. आपके शरीर का नॉर्मल तापमान 98.6 या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है, 98.6। तो उस टेम्परेचर पे ही एक दो शब्द आप याद करिए बच्चों, दो शब्द आपको बार बार आएंगे जो आपके शिक्षक आपको बताएंगे, होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है शरीर का वातावरण सम रखना, उसके लिए पीएच, एसिड बेस बैलेंस, जिससे कि अपनी सेल्स टिश्यू एक सामान्य स्थिति में कार्य कर सके और जीवन रह सके, इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहे और जीवन रहे। एक शब्द दूसरा आता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ये कहलाता है रक्त स्कंदन अर्थात क्लोटिंग, कोगुलेशन। जो 13 कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं जिसमें रक्त का थक्का बनता है, जिस मैकेनिज्म के द्वारा रक्त स्कंदन की प्रक्रिया होती है, वो कहलाता है हीमोस्टेसिस। और एक होता है होम्योस्टेसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट। दोनों शब्दों को याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, इनमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। स्टोरेज, अब आप नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। वाटर एंड सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम आर कंसिस्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यूज। ब्लड serves as a ready-made source for these substances, and these substances are taken from blood during the condition like उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, अर्थात स्टारवेशन की कंडीशन में, फ्लूइड लॉस की कंडीशन में और इलेक्ट्रोलाइट लॉस की कंडीशन में जो हमारा स्टोरेज करके रखते हैं वो ब्लड करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वहां से हमको मिल जाते हैं और जीवन हमारा बना रहता है। डिफेंसिव फंक्शन, ब्लड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। The white blood cells are responsible for this function. Neutrophils and monocytes engulf the bacteria by phagocytosis. Lymphocytes are involved in development of immunity. Eosinophils are responsible for
डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स। इस तरीके से जो हमारी WBC है वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंसिव फंक्शन ब्लड का करती है। इस तरीके से हम रक्त के कार्य को बता सकते हैं। उसके बाद में रक्त के कार्य के बाद में आता है प्लाज्मा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे, प्लाज्मा बाद में बात करते हैं, या प्लाज्मा की 1 मिनट हम बात यहीं पे कर लेते हैं कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से सीरम एल्बुमिन पाया जाता है, सीरम ग्लोबुलिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है। 8 से 8.5% के करीब ये होते हैं। इसमें इस प्रतिशत में 54% एल्बुमिन होता है, सीरम ग्लोबिन 38% होता है, फाइब्रिनोजन 7% होता है और 1% अन्य होते हैं। सीरम एल्बुमिन, इसका निर्माण यकृत के द्वारा होता है और इसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर सामान्य बना रहता है, जिससे रक्त और टिश्यूज के मध्य जल का संतुलन बना रहता है। यह अनेक प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन का वहन करने का कार्य करता है। सीरम ग्लोबुलिन, इसका निर्माण यकृत और प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है और ये 4 प्रकार की होती है। अल्फा ग्लोबुलिन, ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अधिकांश यौगिक इसी प्रोटीन से संयुक्त होकर रहते हैं। और अल्फा 2 ग्लोबुलिन, ये सेलुलोप्लाज्मिन जो रक्त में ताम्र का वहन करते हैं, इसी प्रोटीन का यौगिक है। बीटा ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन के बाहर जो लौह रहता है उसका वहन करने वाली ट्रांसफेरिन नामक प्रोटीन बीटा ग्लोबुलिन और फेरिस का यौगिक है। और गामा ग्लोबुलिन, एंटीबॉडी जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर दे, ये इसी के यौगिक हैं, अर्थात गामा ग्लोबुलिन के ये यौगिक हैं, जो आज के समय में इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें ग्लोबुलिन के कार्य हैं, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडीज जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जितने भी वायरल डिजीजेज है उनसे हमको लड़ने की क्षमता प्रदान होती है और सभी बैक्टीरिया आदि से हमें व्याधि क्षमत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। मीजल्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, टिटनेस और ये दूसरा जो अभी पेंडेमिक हमारा चल रहा है कोरोना, इससे हमारी रक्षा होती है। इसके लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन लौह और फैट सोल्यूबल विटामिन का वहन करने का कार्य करते हैं। उपयुक्त प्रोटीनों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रोटीन भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिनकी कुल मात्रा लगभग 1% होती है। इनमें मुख्य है प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में बनने वाली यह प्रोटीन अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ रहता है तथा यह रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसके निर्माण के लिए आपका जो विटामिन के है की आवश्यकता होती है। अब प्लाज्मा की बीच में बात आ गई थी, रेड सेल की हम बात इसके 2 मिनट बात करेंगे। तो आपके टॉपिक भी है प्लाज्मा, उसी के संदर्भ में प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य। प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य हैं प्रोटीन रिजर्व, ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, ब्लड कोगुलेशन में सहायता करना, लिपिड और अन्य पदार्थों का वहन करना। इस तरीके से ये जो हमारा प्लाज्मा है ये इस तरीके से हमारी सहायता करता है। और प्लाज्मा के कार्य ये आगे आपको इन्होंने बताए थे, ये परसेंटेज भी इन्होंने आपको बताया है। अब हम प्लाज्मा के जो और भी फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं कि ये कोगुलेशन में आपके हेल्प करता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन जो है इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। प्लाज्मा के
The gamma globulin play an important role in the defense mechanism of the body by acting as antibody, immune substance. इस immune substance रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बच्चों, छात्रों, आपके यहाँ एक शब्द आएगा व्याधि क्षमता, और आयुर्वेदिक टॉपिक में उसके साथ में आएगा सप्त धातुओं के सार के रूप में ओज। ओज जितना अच्छा होगा, धातुएं जितनी श्रेष्ठ बनेगी, उत्कृष्ट बनेगी, ओज अंश उतना उत्कृष्ट बनेगा और आपके शरीर का व्याधि क्षमता भी उतना अच्छा बनेगा, क्योंकि अलग अलग शरीर का व्याधि क्षमत्व बल अलग अलग होता है, वो इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड करता रहता है। इसीलिए हम योग, दिनचर्या, प्रोटीन, आहार, मिनरल्स इनके लेने की बात करते हैं, जिनसे इनका प्रॉपर और सटीक निर्माण होकर के आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। द गामा ग्लोबिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the defense of mechanism of the body by acting as antibodies, immune substances. These proteins are also called immunoglobulins. The antibodies react with antigen of various microorganisms which cause disease like diphtheria, typhoid, streptococcal infections, mumps, influenza, measles, hepatitis, rubella, poliomyelitis, and corona आदि. Role in transport mechanism. Plasma protein are essential for the transport of various substances in the blood. यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपके अलग अलग टॉपिक हैं, रक्त के कार्य भी हैं, रक्त के कार्य अलग हैं, इसी तरीके के कार्य हैं, वो आपको उसमें रक्त के कार्य में फंक्शंस ऑफ ब्लड में लिखने हैं। प्लाज्मा का कंपोजिशन, प्लाज्मा के बारे में बताते हुए, और प्लाज्मा के कार्यों में जो मैं अभी बात कर रहा हूं, ये प्लाज्मा के कार्यों में फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा और फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स का आपको वर्णन करना है या अध्ययन करना है और बताना है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ब्लड. एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि. The alpha and beta globulins play an important role in the transport of metals in the blood. Next कार्य है प्लाज्मा का, role in maintenance of osmotic pressure in blood. At the capillary level, most of the substances are exchanged between the blood and the tissue. However, because of their large size, the plasma proteins cannot pass through the capillary membrane easily and remain in the blood. In the blood, these proteins exert the colloidal, osmotic, या oncotic pressure. The osmotic pressure exerted by the plasma protein is about 25 mmHg. Since the concentration of albumin is more than the other plasma protein, it exerts maximum pressure. Globulin is the next, and fibrinogen exerts least pressure. Role of regulation of acid base balance में ये कार्य करता है. Plasma proteins, particularly कौन सा? Albumin, play an important role in regulating the acid base balance in the blood. This is because of the virtue of their buffering action. Plasma proteins are responsible for 15% of the buffering capacity of blood. Role in viscosity of blood. Plasma proteins provide viscosity to the blood, which is important to maintain the blood pressure. Albumin provides maximum viscosity than the other plasma protein. Role in erythrocyte sedimentation rate. ESR, erythrocyte sedimentation rate, आपके टॉपिक आएगा, प्रैक्टिकल में भी आएगा. ESR आपको जानना है, नापना है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, या ESR, इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, लाल रक्त कण अवसादन दर किस पर डिपेंड करती है? ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन एक्सेलरेट द टेंडेंसी ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन. रोलेक्स फॉर्मेशन एक शब्द है. रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब है, आप एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को लेते हैं तो आरबीसी
कॉइन के रूप में, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, कॉइन के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है। इस कॉइन, एक के ऊपर एक कॉइन जो रख देते हैं, उसको रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। Rolex formation by the red blood cells. Rolex formation is responsible for ESR, which is an important diagnostic and prognostic tool. Role in suspension stability of red blood cells. During circulation, the red blood cells remain suspended uniformly in the blood. This property of the red blood cells is called the suspension stability. Globulin and fibrinogen help in the suspension stability of the red blood cells. Role in production of ट्रेफोन सब्सटेंस, रोल एज रिजर्व प्रोटीन। इस तरीके से प्लाज्मा प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स आपका यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में टॉपिक हमारा चल रहा है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये रेड ब्लड सेल्स है आर द नॉन न्यूक्लिएटेड, जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। हमारे रक्त का जो 45% भाग है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, अर्थात उसके अंतर्गत सेल्स शामिल है। वो सेल्स 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट अर्थात बिंबाणु। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स व्हाइट अर्थात ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स बिंबाणु जिनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इस तरीके से इसमें हम प्रथम सेल्स रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोज मतलब इरिथ्रोज मीन्स रेड। The red color of the red blood cells is due to the presence of the coloring pigment called hemoglobin. RBC play a vital role in transport of respiratory gases. RBCs are larger in number compared to the other 2 blood cells, namely white blood cells and platelets. अब नॉर्मल वैल्यू आपकी बता दी थी कि आरबीसी काउंट रेंजेस बिटवीन 4 अर्थात 4 मिलियन या 40-45 लाख से 50-55 लाख के करीब पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इन एडल्ट मेल इट इज 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और एडल्ट फीमेल में थोड़ा कम होता है 4.5। ये कुछ जो एल्डोस्टेरॉन के कारण होता है और दूसरा उनका ब्लड लॉस होता रहता है पर मंथ, इसकी वजह से भी उनमें आरबीसी की मात्रा कम होती है। इसका मेन कारण यही है। नॉर्मल वैल्यू हो गई आपकी। मॉर्फोलॉजी में ये सर्कुलर है, बाइकोनकेव है। इनका जो केंद्रक रहित ये होती हैं, किसी किसी किताब में 7.2 अर्थात 7.2 या 7.5 माइक्रोमीटर व्यास वाली होती हैं। ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। नॉर्मली द आरबीसी आर डिस्क शेप्ड एंड बाइकोनकेव अर्थात डम्बल्ड शेप। द सेंट्रल पोर्शन इज थिनर एंड पेरिफेरल इज थिकर। द बाइकोनकेव काउंटर ऑफ आरबीसी हैज सम मैकेनिकल एंड फंक्शनल एडवांटेज। बाइकोनकेविटी जो होती है उसके लाभ क्या क्या है आरबीसी के। बाइकोनकेविटी के कारण आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे अधिक मात्रा में O2 का डिफ्यूजन होता है। बाइकोनकेविटी के कारण आरबीसी आसानी से सिकुड़ जाती है, जिससे छोटी सी छोटी कोशिकाओं से आसानी से होकर निकल जाती है। अपने समीपस्थ कोशिकाओं के लिए O2 आसानी से मिल जाती है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, फिर भी ये कोशिकाएं जीवित रहती हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, परंतु ये हीमोग्लोबिन से पूर्ण होती हैं। आरबीसी अत्यधिक साधारण कोशिकाएं होती है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस के अतिरिक्त राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रियोल्स
भी नहीं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में विभाजन भी नहीं होता है, न ही इनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इन कोशिकाओं में अन्य कोशिकाओं की भांति सेल मेम्ब्रेन होती है, परंतु इन कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन में विशेष केमिकल सब्सटेंस जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस लगे रहते हैं। अब ये बात ब्लड ग्रुप एंटीजेंस की तो आपके सिलेबस में टॉपिक भी है ब्लड ग्रुप का। तो ब्लड ग्रुप आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एग्लूटिनोजन और प्लाज्मा में एग्लूटिनिन पाया जाता है, इसकी बात हम वहां पर करेंगे। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन का निर्माण प्रोटीन और लिपिड्स के द्वारा होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोफोरिन जिसमें ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं और अंदर स्पेक्ट्रिन एवं एक्टिन प्रोटीन होते हैं। स्पेक्ट्रिन के कारण आरबीसी बाइकॉन्केव होती है। इसका डायमीटर आपको बताया था 7.5 माइक्रोमीटर होता है। इसकी किनारों पर जो मोटाई होती है वो 2 माइक्रोमीटर होती है और केंद्र में सेंट्रल में 1 माइक्रोन होती है। 95% वजन आरबीसी में वेट हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी के समस्त कार्य हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है और लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति। राजीव जी नेक्स्ट। फंक्शंस ऑफ आरबीसी एफी बॉस। हाँ, फंक्शंस ऑफ आरबीसी। तो फंक्शंस ऑफ आरबीसी की बात करेंगे, उससे पहले हम एक टॉपिक आएगा आपके इसी में, हीमोपोइसिस, अर्थात ये जितनी भी 3 सेल्स हैं इनका जनन कैसे होता है। तो इसके अंतर्गत इरिथ्रोपोइसिस अर्थात आरबीसी का जेनेसिस, ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी जेनेसिस और थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट्स जेनेसिस। अब हम बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस। हमारे शरीर में जो लाइफ स्पान बताया था हमने आरबीसी का, वो 120 दिन बताया है। 120 दिन के बाद में आरबीसी अपने आप टूट जाती है। तो हमें आरबीसी प्रतिदिन टूटती रहती है, मरती रहती है, खत्म होती रहती है। तो नई ब्लड पूल से और आरबीसी आपके शरीर में आती रहती हैं और वो मात्रा समान बनी रहती है। हमारे प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं, उनके स्थान पर नवीन आरबीसीज की उत्पत्ति होती है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य रहती है। इस प्रकार नवीन लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति को इरिथ्रोपोइसिस नाम दिया गया है। आपके सिलेबस में टॉपिक है इरिथ्रोपोइसिस। अब उसमें क्या क्या आपको वर्णन करना है। लाल रक्त कोशिकाओं की यह जो उत्पत्ति है इरिथ्रोपोइसिस है, यह गर्भ के समय तीसरे सप्ताह में आरंभ होती है और मरणोपरांत तक चलती रहती है। रक्त को निर्माण करने वाले ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, माइलॉइड टिश्यूज और लिम्फोइड टिश्यूज। माइलॉइड टिश्यूज से तात्पर्य है रेड बोन मैरो। ये ऊतक आरबीसी ग्रेनुलोसाइट, अब ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोइसो बेसो मोनोसाइट प्लेटलेट्स की उत्पत्ति करते हैं। ये ऊतक जन्म के गर्भकाल के समय से लिम्फोसाइट के प्रिकसर भी उत्पन्न करते हैं। लिम्फोसाइट ऊतक, लिम्फ नोड, थाइमस, स्प्लीन, ये लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण का स्थान है गर्भ के समय, गर्भकाल के तीसरे सप्ताह से तीसरे माह तक आरबीसी का जेनेसिस मीजोडर्म के योग सेक में होता है। ये पहली बात हुई कि तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है इरिथ्रोपोइसिस और वो तीसरे महीने तक जो मीजोडर्म या योग सेक है उसमें होता है। तीसरे माह से 5वें माह तक आरबीसी, गर्भ के काल के समय आरबीसी का निर्माण जब यकृत और प्लिया बन जाते हैं तो लीवर और स्प्लीन में होता है और 5 महीने के बाद आरबीसी का निर्माण जब अस्थियों में बोन मैरो फॉर्मेशन हो जाता है गर्भ में, तब 5 महीने के बाद उसका आरबीसी, जैसे 5 महीने का गर्भ है तो उसमें आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो बन जाती है, तो रेड बोन मैरो में हो जाता है। रेड बोन मैरो में पीएचएससी इसकी प्रिकर्सर सेल होती है, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिनसे ही
आगे आने वाली डॉटर सेल वगैरह का और इन सारी सेल्स का निर्माण होता है। जन्म के उपरांत, ये तो हमने फीटल की बात की। जन्म के उपरांत लाल जो आरबीसी है वो उनका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो दो प्रकार की होती है। रेड बोन मैरो मतलब बोन मैरो दो प्रकार की होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। ये बोन मैरो भी आपके आगे आएगी, तो मैं यही बात कर लेता हूं कंटिन्यूस में। जन्म के समय समस्त बोन मैरो रेड बोन मैरो होती है, किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में परिवर्तित होने लगती है। 18 से 20 वर्ष की अवस्था में केवल चपटी अस्थियां, बोन्स, जैसे क्रेनियल बोन्स, रिब्स, याद रखिए क्रेनियल बोन्स, रिब्स, स्टेनम, वर्टिब्रा और पेल्विक बोन्स और लंबी अस्थियों ह्यूमरस एंड फीमर में ही रेड बोन मैरो रह जाती है और वहीं से इनका आरबीसी का और इन सेल्स का फिर निर्माण होता है। क्रेनियल बोन्स, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रा, पेल्विक बोन्स और लंबी जो अस्थियां हैं उनमें ह्यूमरस और फीमर में रेड बोन मैरो रह जाती है। लाल कोशी जो आरबीसी है उनका निर्माण प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से होता है। ये मोस्ट प्रिमिटिव सेल माने गए हैं। ये कोशिका अनेक प्रकार की होती है, इरिथ्रोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स, इन्हीं से निर्माण होता है। प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल दो प्रकार की होती है, कोमिटेड स्टेम सेल। अब इनकी दो सीरीज वहां से शुरू होती है, दो टिश्यूज शुरू होते हैं, माइलाइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज। माइलाइड सीरीज से इरिथ्रोसाइट बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं और ईशिनो, न्यूट्रो, बेसो और मोनो बनते हैं। अब बच्चा एक, वो बच्चा लिम्फोसाइट। वो लिम्फोसाइट के लिए लिम्फोइड सीरीज होती है, लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। माइलाइड सीरीज से डॉटर सेल उत्पन्न होती है, उन्हें प्रोजिनेटर सेल कहते हैं और प्रोजिनेटर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सीएफयू कहते हैं। आरबीसी को उत्पन्न करने वाली प्रोजिनेटर सेल को कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई कहते हैं। मतलब ई का मतलब है इरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई। आरबीसी को उत्पन्न करने वाली प्रोजिनेटर सेल दो प्रकार की होती है, ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट। इस तरीके से ये कोमिटेड स्टेम सेल, माइलाइड सीरीज और लिम्फोलाइट सीरीज, दो सीरीज से निर्माण होता है। माइलाइड सीरीज से एरिथ्रोसाइट बनते हैं, न्यूट्रोफिल बनते हैं, मोनोसाइट बनते हैं, बेसोफिल बनते हैं, इसिनोफिल बनते हैं और प्लेटलेट्स बनते हैं। और लिम्फोइड सीरीज से लिम्फोसाइट बनते हैं। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब इसी में आरबीसी के जेनेसिस में एक बात और है, वो है कि इनकी स्टेजेस, जेनेसिस की स्टेजेस क्या क्या है। तो इनकी स्टेजेस हैं, आरबीसी की जेनेसिस की पहली स्टेज है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, दूसरी है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, तीसरी है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, चौथी है लेट नॉर्मोब्लास्ट, पांचवी है रेटिकुलोसाइट, देन मैच्योर्ड आरबीसी। इनको बनने में 7 से 9 दिन का समय लगता है। रेटिकुलोसाइट से ऊपर तक के समय में 5 से 7 दिन का समय लगता है। रेटिकुलोसाइट और मैच्योर्ड आरबीसी या इरिथ्रोसाइट बनने में 2 दिन का समय लगता है। इस तरीके से आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए कुछ इरिथ्रोपोइटिन, थायरॉक्सिन, हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, विटामिन, विटामिन B12, फेरस, आयरन, ये बी सी डी, ये इनके घटक इनको बनाते हैं या इनमें इनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये आरबीसी के कार्य उन्होंने बताए हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, बफरिंग एक्शन और इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ये आरबीसी के कार्य है। राजीव जी नेक्स्ट। व्हाइट ब्लड सेल्स, अब हमने बात की थी आरबीसी की, अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की और उसके बाद बात करेंगे हम प्लेटलेट्स की। लेकिन प्लेटलेट्स की बात करेंगे हम सेकंड पेपर में, सेकंड टाइम जब आपके सामने आएंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स का जो इंपॉर्टेंट रोल है, थ्रोम्बोसाइट का जो इंपॉर्टेंट रोल है,
उसकी बात करेंगे हम कोगुलेशन के साथ में, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया के साथ में, हीमोस्टेसिस के साथ में हम प्लेटलेट्स की सारी डिटेल से बात करेंगे। अभी हम WBC की बात करते हैं। WBC ये श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट हैं। ये केंद्रक, इनमें केंद्रक युक्त होती हैं, 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलर, एग्रेनुलर, कणिका युक्त कोशिकाएं और अकणिका युक्त कोशिकाएं। अब इसमें न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल ये ग्रेनुलोसाइट है, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये एग्रेनुलोसाइट है। इनकी जो सामान्य संख्या बताई थी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड 4 से 11,000 के करीब होती है। लिम्फोसाइट छोटी और बड़ी, लार्ज और वो होती है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। ये संख्या में सबसे अधिक होते हैं। इनका व्यास भी 10 से 12 माइक्रोन होता है, और इनका जो न्यूक्लियस है, इस नेक्स्ट राजीव जी नेक्स्ट कर दो, उसमें डिटेल आ जाएगी बच्चों को। ये क्लासिफिकेशन आपको कर दिया, नेक्स्ट राजीव जी। नहीं इससे, हाँ इस नो नो, यहाँ ये जो चार्ट, हाँ ये वाला, ठीक। अब इसमें आपको डिटेल, ये जो लोब आपको बताए हुए हैं, तो ये 2 से 7 खंड वाला एक केंद्रक होता है। ये न्यूट्रोफिल में पाया जाता है, ग्रेनुअल्स होते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से इसकी हम पहचान करते हैं, ये चार्ट में स्पष्ट दिया हुआ है। उसके बाद में इसमें छोटी छोटी कणिकाएं, ग्रेनुअल्स भी होते हैं। इसिनोफिल, इसके बाद इसिनोफिल है, इसलिए 10 से 15 माइक्रोन होता है। इसके न्यूक्लियस में आपको 2 खंडों में ये दिखाई देगा, बाइलोब्ड होता है। अल्कलाइन मैटर इनके ग्रेनुअल्स में पाया जाता है, जिसके कारण लीसमैन स्टेन या राइट स्टेन के कारण ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। और इसके अलावा बेसोफिल है, ये भी 10 से 12 म्यू आकार के होते हैं। कोशिका द्रव बड़े और बेसोफिलिक ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। इनका जो आकार आपको दिख रहा होगा, एस के आकार का होता है। और मोनोसाइट है, ये सबसे बड़ी जो आपकी WBC है उसमें सबसे बड़ी है। इनका जो साइज है वो 12 से 20 म्यू होता है, और उन तीनों में तो ग्रेनुअल्स पाए जाते थे, वो आपको दिख रहे हैं। इनमें ये एक ग्रेनुलर है, इसमें इनमें ग्रेनुअल्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें खंड। और इसकी जो साइज है मोनोसाइट की, वो हॉर्स शू शेप्ड होती है। इसके बाद इन मोनोसाइट को हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के रूप में होता है, ये भी आपको चार्ट में बताया हुआ है। नेक्स्ट, समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की सोच रहा हूं। अब हमारे इसकी जो स्पेशल बातें हैं WBC के लिए, उन पर मैं ध्यान आप लोगों का आकृष्ट करना चाहूंगा कि किस तरीके से ये काम करती हैं WBC। वो WBC में एंटीबॉडीज के रूप में काम करती हैं। तो हमारे IgA, IgD, IgE, IgG, IgM है। इसके अलावा ये हम जो बात करने जा रहे हैं WBC के बारे में, इसकी जो प्रॉपर्टीज ये बताइए, प्रॉपर्टीज ऑफ WBC डायपेडेसी। हाँ, डायपेडेसिस क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच द ल्यूकोसाइड स्क्वीज थ्रू द नैरो ब्लड वेसल्स। ये WBC की प्रॉपर्टीज है। डायपेडेसिस, डायपेडेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ल्यूकोसाइड स्क्वीज थ्रू द नैरो ब्लड वेसल्स। इसके बाद बताइए दूसरी, एम्बॉइड मोमेंट। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट शो
amoebic movement characterized by protrusion of the cytoplasm and change in the shape. Next बताया chemotaxis. Chemotaxis is the attraction of WBC towards the injured tissue by the chemical substance released at the site of injury. और इसके बाद बताया phagocytosis. Neutrophils and monocytes engulf, निगल जाते हैं the foreign bodies by means of phagocytosis. इस तरीके से WBC की प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट राजीव जी. जी सर. नेक्स्ट, ये मैंने इरिथ्रोपोइसिस ये सारी स्टेजेस आपको बताई दी थी. ये हमने आरबीसी के जेनेसिस में अभी बात करके आए थे. नेक्स्ट, ये आपको चार्ट शो कर रहा है किस तरीके से आरबीसी का निर्माण होता है. इस तरीके से बोन मैरो से पीएचएससी प्लुरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा इस तरीके से आरबीसी का निर्माण होता है. नेक्स्ट, हाँ राजीव ने ये आपको बताया था. ये उनके स्टेजेज हैं. जो मैच्योर्ड आरबीसी है वो कैसे कैसे बन रही है. प्री नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, देन मैच्योर्ड आरबीसी. इस तरीके से ये बनती है. ये इस बनने में 7 से 9 दिन का समय लगता है. और आपके पूल में, ब्लड पूल में इस तरीके से मैच्योर्ड आरबीसी आपके पूल में या ब्लड पूल में आ जाती है. क्योंकि 120 दिन के बाद में आरबीसी डेड हो जाती है. उसका लाइफ स्पान इतना ही है. और प्रतिदिन हजारों की, लाखों की तादाद में ये डिस्ट्रॉय होती है, मर जाती है. तो हजारों लाखों की तादाद में ये पर डे ब्लड पूल में आती रहती है. नेक्स्ट, ये ल्यूकोपोइसिस की स्टेजेस भी इसमें बताई है कि किस तरीके से ल्यूकोपोइसिस होता है, अर्थात डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस तरीके से होता है. नेक्स्ट, बोन मैरो की बात हमने आपको करी ली थी. बोन मैरो होती है. बोन मैरो में ये जो प्लुरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, प्रोजिनेटर सेल्स है. प्रोजिनेटर सेल से ही 2 तरीके की ये सीरीज हुई, माइलाइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज. ये 2 सीरीज से एक सीरीज से तो आपको आरबीसी बने, इरिथ्रोसाइट. डब्ल्यूबीसी के 4 भाग बने, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट, और प्लेटलेट्स बन गए. दूसरी जो लिम्फोइड वो है प्रोजिनेटर सेल, उससे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बने. नेक्स्ट, ये बोन मैरो के कार्य हैं. ये स्पंजी होती है. बोन मैरो के कार्यों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है. आपके टॉपिक में, सिलेबस में इतना ही कि बोन मैरो के कार्य बता दीजिए. बोन मैरो, फंक्शन ऑफ बोन मैरो. नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन. एक टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है आपका. आपके 5-7 मिनट और मैं लूंगा. हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी के लिए. कि हीमोग्लोबिन होता क्या है. हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन की जो सामान्य, हीमोग्लोबिन आरबीसी का कलरिंग मैटर है. इसमें लौह तत्व पाया जाता है. ये क्रोमोप्रोटीन है. आरबीसी में आपको पहले मैंने बताया था कि 95% वजन इसी के कारण होता है. इसका जो एटॉमिक वेट है वो 68,000 होता है. ये रेस्पिरेटरी गैसों का वहन करता है और बफर के रूप में कार्य करता है. इसको हीमोग्लोबिन नाम से जाना जाता है, जो कि आरबीसी के अंदर रहता है. आरबीसी के अधिकतर कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होते हैं. हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है. और लिंग या एज के अनुसार ये बदलती रहती है. जन्म के समय 25 ग्राम पर डेसीलीटर होती है. जन्म के बाद और तीसरे मास तक ये 20 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है. पर तीसरे मास से 1 वर्ष तक 17 ग्राम होती है. और किशोर अवस्था में 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है. या ग्राम परसेंट भी इसको इंडिकेट करते हैं.
वयस्क पुरुषों में 14 से 16 ग्राम % होती है और वयस्क महिलाओं में 12 से 14.5 होती है। ये जो कम होती है उसका कारण भी वो होता है मेल हार्मोन के कारण। दूसरी बात, उनका जो उनके आरबीसी का पर मंथ लॉस होता है, इसलिए भी उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन के कार्य क्या है? ऑक्सीजन को एल्वोलाई से टिश्यू तक वहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से एल्वोलाई तक वहन करना, रक्त के एसिड बैलेंस को बनाए रखकर एक बफर के रूप में, ये सब्सटेंस के रूप में काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की संरचना, स्ट्रक्चर, शेप, टाइप्स, ये आपके टॉपिक है, ये बात कर रहे हैं हम। हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है, इसमें पिगमेंट से जुड़ा रहता है। इस पिगमेंट में आयरन होता है। प्रोटीन का भाग, इसमें जो ग्लोबिन होता है, दो भाग होते हैं, ग्लोबिन और पिगमेंट और आयरन। आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस फॉर्म में होता है। ये फेरस जो होता है वो ल्यूज फॉर्म में होता है। कुछ अप्रकृत अवस्थाओं में ये स्थिर भी हो जाता है, तब ये फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। पोरफायरिन, इसका जो हीमोग्लोबिन का पिगमेंट है वो पोरफायरिन कहलाता है। इसका निर्माण 4 पायरोल रिंग के द्वारा होता है। पायरोल रिंग मीथेन ब्रिज से जुड़ा रहता है, इसे पोरफिरिन कहते हैं। अनेक प्रकार की पोरफिरिन होती हैं। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली पोरफिरिन को प्रोटोपोरफिरिन कहते हैं। इसके केंद्रक में आयरन होता है, वो आयरन प्रोटोफायरिन कहलाता है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इनमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। अब इसमें टाइप्स बताएगी, हीमोग्लोबिन के टाइप। बच्चों को पता नहीं होगा कि हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के 2 टाइप्स बताएं। एक तो वैक्स एडल्ट हीमोग्लोबिन, उसको इंडिकेट करते हैं HbA, और दूसरा होता है गर्भ हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन अर्थात HbF। जन्म के शीघ्र ही बाद हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन फीटल या एफ के नाम से जाना जाता है, वयस्क हीमोग्लोबिन अर्थात हीमोग्लोबिन अडल्ट में परिवर्तित होने लगता है। 10 से 12 सप्ताह के अंदर केवल वयस्क हीमोग्लोबिन ही रह जाता है। रचना की दृष्टि से, स्ट्रक्चर और रचना की दृष्टि से हीमोग्लोबिन ए में 2 बीटा और 2 अल्फा चेन होती है। 2 बीटा और 2 अल्फा चेन होती है। और हीमोग्लोबिन फीटल में या एफ में 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। बीटा चेन हीमोग्लोबिन फीटल में नहीं होती, गर्भ के समय HbF में नहीं होती है। ये इनमें अंतर है, ये इनके टाइप में अंतर बताया गया है। इसके साथ ही 2-3 शब्द और आए हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कुछ भाग कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त हो जाता है, तो इसको कार्ब हीमोक्सीग्लोबिन कहते हैं। कार्ब मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की अधिकता होने पर ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में हेडेक, नोजिया ये शुरू हो जाता है। इसके अलावा मेट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के जिस भाग में फेरस की अपेक्षा फेरिक रूप में हो जाता है, उसको मेट हीमोग्लोबिन के परिभाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। अब हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन के रूप में टूट जाता है, तो हीमोग्लोबिन का जो विघटन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन है, वो कहां से आता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, लाइफ स्पान। इसके उपरांत आरबीसी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, विशेषकर ग्रेवयार्ड स्प्लीन में नष्ट हो जाती है एवं हीमोग्लोबिन इससे मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। शीघ्र हीमोग्लोबिन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में नष्ट हो जाता है एवं ग्लोबुलिन, आयरन, पोरफायरिन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लोबिन का उपयोग वापस से हीमोग्लोबिन निर्माण में आ जाता है। लोह का संग्रह शरीर में फेरिटिन और हीमोसेडिनिन के रूप में होता है, जिसका भी पुनः उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में हो जाता है। पोरफायरिन हरे रंग के ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं। विलवर्डिन में परिवर्तित होता है। विलवर्डिन
ऑक्साइड बिलिरुबिन में परिवर्तित हो जाता है। यदि नॉर्मल आपकी आरबीसी 120 दिन में टूटती है तो सामान्य तरीके से जो बिलिरुबिन बनता है वो 0.2 से 1 के करीब बनता है, जो आपकी सामान्य कि किसी भी कारण से यदि आरबीसी ज्यादा टूटने लग जाए, आरबीसी ज्यादा डैमेज हो जाए, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा फ्री हो जाएगा। हीमोग्लोबिन से पिगमेंट का भाग और ज्यादा निकलने लग जाएगा और उस पिगमेंट से बिलिरुबिन का निर्माण ज्यादा होने लग जाएगा और वो सारे शरीर में फैलता हुआ आपकी आंखों में, नेल्स के वहां दिख जाएगा और अंत में जाकर के वो कामला के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कि जॉन्डिस नाम दिया जाता है। आपके सिलेबस में वो 2 टॉपिक भी हैं, आरबीसी से संबंधित एनीमिया है। प्रथम, आरबीसी की कमी के कारण रक्ताल्पता, पांडु या एनीमिया का वर्णन किया है और उसके बाद में ये बिलिरुबिन शरीर में ज्यादा बढ़ता हुआ है तो जॉन्डिस और कामला का भी आपके टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट। धन्यवाद आप सभी का। आपका समय 1 घंटे से ज्यादा लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मुझे जो टॉपिक दिए गए थे वो बहुत बहुत सारे टॉपिक थे, तो मैं बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक उनके क्लियर होंगे। मैंने पीपीटी भेज दिया, आपको सबको मिलेगा, आप उसमें देख सकते हैं और फिर भी कोई दिक्कत कभी भी होती है तो 24 आवर्स राजीव जी हैं, किशोरी जी, देवेंद्र जी, बच्चे कभी भी हमसे फोन पर बात कर सकते हैं, कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। कुछ जल्दीबाजी में किन्हीं के नहीं समझ में आता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे थे। अभी तो नेक्स्ट टाइम पे भी बहुत सारे टॉपिक इसमें बचे हुए हैं जो मैं पार्ट सेकंड में प्रस्तुत करूंगा और राजीव जी वगैरह से आशा करूंगा कि मुझे और थोड़ा अधिक समय दिया जाए, क्योंकि बच्चों के अध्ययन के लिए जिस हिसाब से प्रस्तुत किया जाता है कि बच्चे बिल्कुल 12th लेवल के आते हैं, यहाँ का प्रेजेंटेशन अलग होता है कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। कई बार बच्चों को ये पता होता है कि उनको कोगुलेशन तो आता है, परंतु आप भी देख के आए हैं कि हमारे पेपर में आ जाता है रक्त स्कंदन की प्रक्रिया लिखिए। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि रक्त स्कंदन में हमको क्या लिखना है। हमको होमियोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस सब पूरा कंप्लीट आता है बच्चे को, कोगुलेशन पूरा कंप्लीट आता है। बच्चे को 13 फैक्टर्स भी आते हैं, सब याद है, पर रक्त स्कंदन प्रक्रिया वो कह रहा है ये पता नहीं क्या है। वो पेपर में पूछ लेता है, अलग-अलग पैटर्न है। पूरे इंडिया के सबके अलग-अलग पैटर्न है। कोई हिंदी में पूछ लेता है, कोई इंग्लिश में